So beta, as you all know, we have NTSC exam on 31st of October. हमारा NTSC का एग्जाम है 31st अक्टूबर को. I hope you all know your syllabus. Let me tell you, अगर आपको नहीं पता किसी को, you can write your syllabus of NTSC. So 31st अक्टूबर को जो हमारा NTSC का फाउंडेशन टेस्ट है उसका हमारा सिलेबस होगा बुक पेज नंबर 52 to 65, राइट. बुक पेज नंबर 52 to 65 ये हमारे बुक पेजेस आएंगे 31st को जो हमारा NTSC का एग्जाम होगा उसके अंदर. हमारे कॉमन टॉपिक्स होंगे पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड नंबर 1 एंड नंबर 2 इज बुक्स एंड देयर ऑथर्स, राइट. सो ये हमारे 3 टॉपिक होंगे. बुक पेज नंबर होंगे 52 से 65 तक. पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड सेकंड टॉपिक एंड द थर्ड इज बुक्स एंड देयर ऑथर्स, राइट. So in today's class we are going to start from page number 52 of our book, of our GK book. So can we start? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is the page number 52 and 53, chapter name Majestic Hunters of the Sky, right. So इस चैप्टर के अंदर हमें कई ऐसे बर्ड्स के बारे में, ऐसे प्रेडेटर्स के बारे में, ऐसे रैप्टर्स के बारे में बताया गया है जो काफी मैजेस्टिक हंटर्स स्काई के, जिनको स्काई का हम मैजेस्टिक हंटर्स बोलते हैं. सो लेट्स टेक ए क्विक रिकैप, लेट्स टेक ए क्विक लुक ऑन दिस predators. The first one is Andean condors. Andean condors are massively predatory birds having the largest wingspan among predatory birds of around 3 meters. Despite their enormous wings added by strong air currents, they can fly. Being scavengers, they feed on carcasses of large animals. Andean condors जो है वो काफी मैसिवली प्रेडेटरी बर्ड्स है जिसकी विंग स्पैन जो है, जिसकी पंखों की जो चौड़ाई है अराउंड 3 मीटर्स तक है. इनके जो पंख है, इसके जो विंग्स है वो 3 मीटर चौड़ाई तक वो लगभग फैल सकते हैं. बीइंग स्कैवेंजर्स जो बर्ड्स वो होते हैं जो बिल्कुल जो गला सड़ा जैसे फ्लैश होता है या डेड एनिमल्स का जो फ्लैश होता है उनको बिल्कुल पूरी तरह से वो साफ कर देते हैं, उनको पूरी तरीके से वो खा जाते हैं. Though they do not have sharp predatory claws, they raid the nest of other birds for eggs and young hatchlings. देखिए क्लॉज क्या होते हैं, इनके जो पंजे होते हैं वो इतने शार्प नहीं होते, इनके पंजे ज्यादा शार्प नहीं होते, लेकिन फिर भी ये दूसरे बर्ड्स के जो नेस्ट होते हैं, दूसरे बर्ड्स के जो एग्स होते हैं उनको ये अटैक करते हैं और उनको ये खाते हैं, ईट करते हैं, राइट, और अपने लाइफ को सर्वाइव करते हैं. दीज बर्ड्स आर कंसिडर्ड इंडेंजर्ड, और इन बर्ड्स को एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर रखा गया है, यानी कि ये धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं. एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर इनको रखा गया है. The second one is the Eurasian black vulture is one of the largest old world vulture facing a constant decline with its number dwindling in the Asiatic countries despite there being an increase in Europe. So देखिए the Eurasian black vulture जो है ये दुनिया के सबसे पुराने वल्चर्स में से एक हैं जो कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन हो रहे हैं, घटते जा रहे हैं. एशियाटिक कंट्रीज के अंदर ये काफी डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, काफी कम हो रहे हैं, लेकिन यूरोप के अंदर इनकी जो संख्या है वो इंक्रीज हो रही है. यूरोप के अंदर ये बढ़ रहे हैं, लेकिन एशियाटिक कंट्रीज के अंदर, एशिया के अंदर ये कम हो रहे हैं, राइट. यूरेशियन ब्लैक वल्चर, hence it falls under the category of near threatened. The main threats are humans and lack of food. These bald-headed vultures with a bluish-gray neck feed usually on the decaying flesh of dead animals, although they occasionally take live prey such as lizards and tortoises. क्या है इनकी जो इनको कौन सी कैटेगरी के अंदर रखा गया है? थ्रेटन्ड कैटेगरी के अंदर इनको रखा गया है. जैसे कि इंडियन कॉन्डोर्स को एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर रखा गया था, यूरेशियन ब्लैक वल्चर को थ्रेटन्ड कैटेगरी के अंदर रखा गया है. और सबसे ज्यादा थ्रेट, मेन थ्रेट्स इन्हें किससे हैं? ह्यूमंस से और लैक ऑफ फूड से, इंसानों से और खाने की काफी कमी है, राइट. ओकेजनली ये किन किन चीजों को खाते हैं, राइट. ये देखिए डिकेइंग फ्लैश, जो गला सड़ा फ्लैश मांस होता है डेड एनिमल्स का, उनको ये खाते हैं. और इसके अलावा लीजर्ड्स और टॉर्टोइसेस को भी कभी कभी ये खाते हैं, ईट करते हैं अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, राइट. नेक्स्ट इज
The left-faced vulture is called show because of the presence of lappets or folds of skin on the sides of its neck. जो left-faced vulture है, इनको left-faced इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी गर्दन पर, इसकी स्किन पर कई तरीके के लैप्स और फोल्ड स्किन्स जो हैं वो इसकी नेक पर बनी होती है. It possesses a large strong beak which can tear flesh all the way to the bone. और इसकी जो बीक है, बीक मींस जो चोंच है इसकी, वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है, जो पूरी तरीके से फ्लैश को टीयर कर देती है, यानी कि मांस को पूरी तरीके से हड्डी से नोच लेती है. It feeds on carcasses, insects and small birds. It does not smell out carcasses but observe the behavior of other birds to locate food. ये जो है carcasses, जो गले सड़े जो जानवर होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं जो गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, उनको ये खाता है. छोटे बर्ड्स को भी ये ईट करता है, फीड करता है, राइट. Using its size to its advantage, it scares off small vultures and steal their foods. इसका साइज जो है वो काफी बड़ा होता है और अपने साइज का बेनिफिट उठाते हुए, अपने साइज का फायदा उठाते हुए ये छोटे जो वल्चर्स होते हैं उनसे उनका खाना छीन लेता है, उनसे उनके खाने को छीन कर खाता है. Next is the California condor is the largest bird in North America that can fly. California condor जो है ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा पक्षी है, सबसे बड़ा बर्ड है जो उड़ सकता है. वेगिंग अप टू 12 kg. इसका वेट अप्रोक्स जो है वो 12 kg तक इसका वेट होता है. इट कैन फ्लाई अप टू ए स्टार्टलिंग हाइट ऑफ 4500 मीटर, राइट. और कितनी हाइट तक ये फ्लाई कर सकता है? 4500 मीटर हाइट तक ये फ्लाई कर सकता है, राइट. Being a scavenger, it feasts on carcasses of animals. Sometimes they eat so much that they have to rest for long before they can fly again. They often nest under big rocks, cliffs or any natural cavity such as redwood tree holes. देखिए क्या होता है कि कई बार ये जो है खाना जो है ज्यादा खा लेता है, अपने लिमिट से ज्यादा खाना जो है वो फीड कर लेता है, खा लेता है. उसके बाद इसे उड़ने से पहले लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक जो है इसे रेस्ट करना पड़ता है. और ये अपना नेस्ट कहाँ पर बनाते हैं? बिग रॉक्स, क्लिफ्स और नेचुरल कैविटीज के अंदर ये अपने नेस्ट को बिल्ड करते हैं, बनाते हैं. क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड? समझ आया यहां तक सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next is the lammergeier, also called the bearded vulture. ठीक है, लैमरगियर को हम bearded vulture भी बोलते हैं. is one of the rarest raptors found in Europe and the largest to inhabit the Alps. ये यूरोप के एक लार्जेस्ट और रेयरेस्ट रैप्टर्स में से एक हैं जो एल्प्स मींस यहाँ पे एल्प्स की जो माउंटेन है स्विट्जरलैंड के अंदर, यूरोप के अंदर एल्प्स की माउंटेन्स में ये ज्यादातर पाया जाता है. इट इज ऑल्सो नोन एज द बोन ईटर एज इट फीड्स एक्सटेंसिवली ऑन बोन्स. इट ड्रॉप्स द बोन्स फ्रॉम हाइट एज ग्रेट एज 80 मीटर ऑन टू फ्लैट रॉक्स बिलो टू क्रैक देम ओपन. इसको हम बोन ईटर भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम जो है वो बोन ईटर भी है. सो देखिए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ से रेज हो सकता है कि जो बियर्डेड वल्चर है उसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? सो बियर्डेड वल्चर इज आल्सो नोन एज द बोन ईटर बिकॉज इट फीड्स एक्सटेंसिवली बोन्स. ये हड्डियों तक को, बोन्स को भी खा जाता है, इसलिए हम इसको बोन ईटर भी बोलते हैं. और हड्डियों को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने के लिए या उनको खोलने के लिए ये हड्डियों को, बोन्स को 80 मीटर की हाइट से नीचे गिराता है ताकि ये उनको इजीली जो है वो फीड कर सके, खा सके. Right. Next is proclaimed as the national bird of Philippines. The Philippine eagle is an endangered species. Philippine eagle ये फिलीपींस का नेशनल बर्ड है जिसको endangered species में रखा गया है, endangered कैटेगरी के अंदर रखा गया है. As a skillful predator, its long tail helps it maneuver and capture its evasive prey such as flying lemurs and palm seaweeds. इसकी जो काफी स्किलफुल प्रेडेटर है, काफी स्किल है इसके अंदर. इसकी जो लॉन्ग टेल है, लंबी पूंछ है, वो इसको प्रे करने में यानी कि शिकार करने में इसकी काफी मदद करती है, हेल्प करती है लेमूर्स का या पाम सीवेट्स का. इंक्रीज्ड डिफोरेस्टेशन हैज पुश्ड दिस मैजेस्टिक बर्ड हैविंग ए ब्यूटीफुल क्रेस्ट टू द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन. और जैसे जैसे डिफोरेस्टेशन होता जा रहा है, फॉरेस्ट की कमी होती जा रही है, धीरे धीरे ये एक्सटिंक्शन की तरफ, धीरे धीरे खत्म होने की कगार की तरफ ये बढ़ रहा है फिलीपीन ईगल. राइट. Next is very important, the golden eagle. The golden eagle is a national bird of Mexico. So question raise होता है, what is the national bird of Mexico? The answer is golden eagle. Golden eagle is the national bird of Mexico. Adept at diving, it can dive with an astonishing speed of 240 km per hour. Using its speed and sharp claws,
The golden eagle is able to snatch up prey like rabbits, squirrels and birds. देखिए अडेप्ट एट डाइविंग, ये डाइविंग में काफी जो है स्मूथली डाइव करता है, यानी कि ऊपर से एकदम नीचे की तरफ ये 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डाइव करता है, और इतनी ज्यादा स्पीड्स होने के साथ ही ये रैबिट्स, स्क्वेरल्स और बर्ड्स हैं उनको इजीली ये लैंड पर कैच कर लेता है, धरती पर अचानक से उन पर झपट कर उनको कैच करके दोबारा से उड़ जाता है। It also feasts upon carcasses. This dark brown bird has a golden plumage on its head and neck. इसके गर्दन पर, उसके हेड पर गोल्डन कलर शो होता है, इसीलिए हम इसको गोल्डन ईगल बोलते हैं। और गोल्डन ईगल जो है ये मेक्सिको का नेशनल बर्ड है, राइट। नेक्स्ट, द हिमालयन वल्चर, ए स्पीसीज विच विद dwindling numbers inhabits mountain terrains. हिमालयन वल्चर जो है ये स्पीसीज विद ड्विंडलिंग नंबर्स, मतलब कि इसकी जो नंबर्स है वो काफी कम होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं माउंटेनियस रीजन्स के अंदर। They feed exclusively on carrion. Like other vultures, they fight with each other to get a better share of the prey. They also grunt and make noises during these encounters. ये भी दूसरे vultures की तरह कैरियन यानी कि जो गला सड़ा मांस होता है उसी को खाते हैं और आपस में एक दूसरे से फाइट भी करते हैं ताकि उनको अच्छे से अच्छा प्रे, अच्छे से अच्छा शिकार जो है वो मिल सके। और इन एनकाउंटर्स के दौरान, इन शिकार के दौरान वो काफी नॉइज भी करते हैं, काफी नॉइज भी निकालते हैं, राइट। देखिए कुछ क्विक क्विज हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ब्लैंक इज अनदर नेम फॉर बर्ड्स ऑफ प्रे। बर्ड्स ऑफ प्रे का दूसरा नाम क्या है? रैप्टर्स, उनको रैप्टर्स भी बोलते हैं। Blank are nocturnal birds that can rotate their heads up to 270 degrees. कौन सी ऐसी nocturnal bird? Owls. 270 degrees तक rotate कर सकते हैं owls. Next question is again important. The blank was declared the national bird of bald eagle. Bald eagle. Please. Yes, bald eagle. Bald eagle को declare किया गया था national bird अमेरिका का 1782 में, right? Next. Blank, named after naturalist William Cooper, is known to kill its prey either by squeezing it repeatedly or by drowning it. The answer is Cooper's hank, right? Cooper's hank. And the next question, last, is the blank, also known as the monkey-faced owl, swallow its entire prey along with its skin and bones, right? किसको monkey-faced owl? Barn owl को, right? Barn owl को monkey-faced owl भी कहा जाता है, right? So these are the page number 52 and 53 of our GK book, Majestic Hunters of the Sky. इसमें से कई सारे important questions आपके term 1 एग्जाम में भी आए थे और NTSC एग्जाम में भी आ सकते हैं। So clear है? Any doubt? Tell me. No sir. Clear? No sir. No sir. Okay, good. Okay, नेक्स्ट पेज भी देख लेते हैं एक बार इसके साथ। पेज नंबर 54 and 55, राइट। पेज नंबर 54 and 55। अभी हमने 52, 53 देखा है। लेट्स टेक ए लुक ऑन पेज नंबर 54 and 55, मेडिकल डिस्कवरीज। इसमें भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको ये पूरा लर्न करने की जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं जो आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं, जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स टेक ए लुक। देखिए इसमें इस चैप्टर के अंदर कई सारे रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हुई है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन्स। सो लेट्स टेक ए लुक। फर्स्ट, Alexander Fleming, a Scottish scientist, discovered penicillin, the first antibacterial drug to combat a wide range of bacterial infections in 1928. यहाँ से क्वेश्चन रेज होता है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है हमारी, वो किसने डिस्कवर की है, किसने इन्वेंट किया है उसको? द आंसर इज Alexander Fleming, राइट। Alexander Fleming discovered the first antibacterial drug penicillin 1928 में। देखिए 3 क्वेश्चन बनते हैं। पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने की है? Alexander Fleming ने, राइट। कब की थी? 1928 के अंदर। एंड थर्ड क्वेश्चन इज Alexander Fleming किस कंट्री से बिलोंग करते थे? स्कॉटलैंड से, स्कॉटिश साइंटिस्ट, राइट, स्कॉटलैंड से बिलोंग करते थे। सो ये 3 क्वेश्चंस हमारे इससे बनते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, एडवर्ड जेनर वाज द पायनियर ऑफ द स्मॉलपॉक्स वैक्सीन एंड कॉइन्ड द टर्म वैक्सीन। एडवर्ड जेनर ने स्मॉलपॉक्स वैक्सीन की डिस्कवरी की थी। स्मॉलपॉक्स जिसको हम हिंदी में चेचक बोलते हैं, चेचक की जो बीमारी होती है, उसके लिए वैक्सीन की डिस्कवरी किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने।
और जो वैक्सीन वर्ड है ये भी किसने इंट्रोड्यूस किया था? वैक्सीन वर्ड एडवर्ड जेनर ने ही वैक्सीन वर्ड इंट्रोड्यूस किया था, और उन्होंने ही स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन थी वो इंट्रोड्यूस की थी 1796 के अंदर, राइट। सो अगर आपसे क्वेश्चन रेज होता है कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की डिस्कवरी किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने 1796 में, और वैक्सीन वर्ड को भी इंट्रोड्यूस किया था एडवर्ड जेनर ने ही। नेक्स्ट इज लुइस पास्चर. Louis Pasteur was a French scientist who developed the vaccine for fatal diseases, namely anthrax and rabies. देखिए, लुइस पास्चर जो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्होंने फैटल डिजीजेस के लिए वैक्सीन इंट्रोड्यूस की थी। फैटल डिजीजेस मींस जो कई सारी हमारी डेंजरस डिजीजेस होती है, घातक डिजीजेस जो होती है, खतरनाक जो हमारी बीमारियां होती है, उनके लिए वैक्सीन इंट्रोड्यूस की थी। जैसे कि एंथ्रेक्स के लिए, रेबीज के लिए वैक्सीन लुइस पास्चर ने इंट्रोड्यूस की थी। He claimed that he had immunized 31 animals against the bacteria causing anthrax, which was discovered by Robert Koch. उन्होंने ये क्लेम किया था कि उनकी जो वैक्सीन है, उन्होंने 31 एनिमल्स को इम्यूनाइज किया था, 31 एनिमल्स की इम्यूनिटी सिस्टम को काफी बूस्ट किया था। एंथ्रेक्स जो बीमारी है या रेबीज जो बीमारी है, इनसे काफी इम्यूनिटी को उनकी वैक्सीन ने काफी बढ़ाया था। सो यहाँ से हमारे क्वेश्चन रेज होते हैं कि लुइस पास्चर जो थे वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे? फ्रांस से बिलोंग करते थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, और इन्होंने भी एंथ्रेक्स, रेबीज जैसी फैटल डिजीज के लिए वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया था, लुइस पास्चर। नेक्स्ट इज फ्रेडरिक बेंटिंग एंड जॉन मैसलियोड, राइट, मैसलियोड। So Frederick Banting and John Masliod were awarded the Nobel Prize for their discovery of insulin, a hormone produced to maintain blood glucose level. ये काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रेडरिक बेंटिंग एंड जॉन मैसलियोड को नोबेल प्राइज मिला था इंसुलिन की डिस्कवरी करने के लिए। ये एक हार्मोन है जो सबकी बॉडी के अंदर होता है, आपने साइंस में आई होप आपने पढ़ा होगा। इंसुलिन हार्मोन जो है, हमारा पेंक्रियाज जो ग्लैंड है, वो इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है, जो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखती है। They isolated insulin from the pancreas of a dog and gave it to another dog suffering from diabetes. इन्होंने एक डॉग के पेंक्रियाज से इंसुलिन को निकालकर दूसरे डॉग के पेंक्रियाज में डाला था जो डायबिटीज से सफर कर रहा था, जिसकी वजह से वो डॉग बिल्कुल ठीक हो गया था, राइट। सो ये साइंस का टॉपिक है। एग्जैक्टली क्या होता है कि हमारा पेंक्रियाज जो ग्लैंड है, एंडोक्राइन जो ग्लैंड है पेंक्रियाज, आपने साइंस में पढ़ा होगा एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। सो हमारा जो ये पेंक्रियाज ग्लैंड है, ये इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है, जो हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल को, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है। अगर इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारा ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और हमें डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाएगी, डायबिटीज की डिजीज हो जाएगी। सो पेंक्रियाज जो है वो इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है, और इंसुलिन की डिस्कवरी के लिए फ्रेडरिक बेंटिंग और जॉन मैसलियोड को नोबेल प्राइज मिला था। क्लियर? Next is Max Thieler. Max Thieler discovered the vaccine for yellow fever, a disease that claimed several lives in tropical areas. Max Thieler ने वैक्सीन इंट्रोड्यूस की थी, डिस्कवर की थी येलो फीवर के लिए, राइट, जिसने काफी लाइव्स को अफेक्ट किया था, काफी जिंदगियों को नुकसान पहुंचाया था ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर। Caused by a virus, this disease is spread by insects and infected people. He successfully transferred the virus to mice and obtained a weakened form to immunize apes. देखिए, ये वायरस था, ये भी एक तरह का जिससे बीमारियां फैलती थी इंसेक्ट से और इन्फेक्टेड पीपल से। अगर किसी को ये बीमारी थी तो वो दूसरे लोगों को इजीली स्प्रेड हो जाती थी, और माइस यानी कि जो चूहे होते थे उनसे भी ये बीमारी काफी इजीली फैल जाती थी, लेकिन उन्होंने इसके लिए वैक्सीन डेवलप की मैक्स थीलर ने। क्लियर? येलो, अगर क्वेश्चन रेज होता है येलो फीवर के लिए वैक्सीन किसने डिस्कवर की थी, किसने इंट्रोड्यूस की थी? सो द करेक्ट आंसर इज मैक्स थीलर। यू हैव टू लर्न इट। नेक्स्ट इज जेमी फेरन. Jimmy Ferran, a Spanish physician, was the first to develop the cholera vaccine around 1885. कोलेरा के लिए, कोलेरा डिजीज के लिए वैक्सीन इंट्रोड्यूस की थी जेमी फेरन ने, जो स्पेनिश फिजिशियन थे। जेमी फेरन स्पेन से बिलोंग करते थे। कोलेरा के लिए उन्होंने वैक्सीन डेवलप की थी। कब की थी? 1885 के अंदर। His vaccine was able to immunize humans against this bacteria, and he vaccinated around 50,000 people in Valencia during the cholera epidemic.
इन्होंने जो वैक्सीन की थी इससे ह्यूमंस की जो इम्यूनिटी सिस्टम था, जो इम्यूनिटी थी वो काफी बूस्ट हो जाती थी, काफी इम्यूनिटी बढ़ जाती थी। और इन्होंने 50,000 लोगों पर अपनी वैक्सीन का जो है ट्रायल किया था ड्यूरिंग द कोलेरा एपिडेमिक। जब कोलेरा महामारी चली थी तो उन्होंने 50,000 लोगों को अपनी वैक्सीन लगाई थी, राइट। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। Tu Yu received the Nobel Prize for her research leading to the finding of the most effective drug for blank malaria. So Tu Yu को नोबेल प्राइज मिला है अपनी रिसर्च के लिए, इफेक्टिव ड्रग के लिए। किस चीज के लिए उन्होंने ड्रग बनाया था? मलेरिया के लिए। टू यू को, राइट। नेक्स्ट, ब्लैंक डेवलप्ड द फर्स्ट सेफ एंड इफेक्टिव पोलियो वैक्सीन। सेफ इफेक्टिव पोलियो वैक्सीन सबसे पहले किसने डेवलप की थी? जॉनस सॉल्क ने, राइट, जॉनस सॉल्क। नेक्स्ट, ब्लैंक which occurred in 1918 is referred to as the deadliest epidemic in human history. 1918 के अंदर भी ऐसी ही एक एपिडेमिक आई थी जो ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे डेडलीस्ट एपिडेमिक मानी गई थी। क्या नाम था उसका? स्पेनिश फ्लू नाम दिया गया था। And the next is British physician blank was the first to discover vaccination in its modern form in 1796. British physician जिन्होंने फर्स्ट वैक्सीनेशन डिस्कवर की थी मॉडर्न फॉर्म में 1796 में। द करेक्ट आंसर इज एडवर्ड जेनर, राइट, एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर की थी। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट मेडिकल डिस्कवरीज ऑफ 19th एंड द 20th सेंचुरी। क्लियर है? इनसे अगर कोई क्वेश्चन रेज होता है यू कैन आंसर, टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. गुड, श्योर। देखिए बेटा, ये हमने अभी पेज नंबर 52, 53, 54 एंड 55 चार पेजेस इस क्लास के अंदर हमने रीड किए हैं, डिस्कस किए हैं, राइट, एक्सप्लेन किए हैं। ये आपको क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा हम वो टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड और बुक्स एंड देयर ऑथर्स। बट मैंने पहले भी आपको बोला है, करंट अफेयर्स के ज्यादा नहीं, एक या दो क्वेश्चन भी अगर आपके एनटीएससी एग्जाम में आ जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं, सो उसके लिए आप जो डेली बेसिस पर जो न्यूज है, डेली बेसिस पर जो हमारे करंट अफेयर्स हैं, उसके लिए आप न्यूज जरूर देखिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कई सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं अभी। फॉर एग्जाम्पल एज वी ऑल नो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे हैं, राइट। तो हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि अमेरिका के अंदर दो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स, राइट, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स। तो हमारे म्यूट योरसेल्फ, राइट। सो अमेरिका के अंदर हमारी दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं मेनली, राइट, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन्स। सो हमारा यहाँ से क्वेश्चन रेज हो जाता है, माय क्वेश्चन इज फॉर भूमिका, राइट। यहाँ करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन है, भूमिका, हु इज द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फॉर रिपब्लिकन पार्टी इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? भूमिका, टेल मी। भूमिका, कैन यू हियर मी? भूमिका? Sir, Donald Trump. That's correct. बेटा फर्स्ट स्विच ऑन योर वीडियो प्लीज। डोनाल्ड ट्रंप इज द करेक्ट आंसर। देखिए, तो ये भी हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली 2 नवंबर को अमेरिका के अंदर इलेक्शन होने वाला है। सो उसमें दो पार्टीज हैं, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सो हमें पता होना चाहिए, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि रिपब्लिक पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। ओके, नाउ रणधीर, कैन यू हियर मी? रणधीर? Yes, sir. हाँ बेटा, डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन है अमेरिका में, डेमोक्रेटिक की तरफ से? एनीवन इन द क्लास? कोई बता सकता है? ओके, लेट मी टेल यू, जो बिडेन। Sir, can you repeat? जो बिडेन, राइट, जो बिडेन इज द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट। सो इस तरीके के ये क्वेश्चन बन रहे हैं, राइट। अभी देखिए रिसेंटली क्या हुआ कि एक हमारा वॉर शुरू हो गया है, दो छोटे छोटे यूरोपियन कंट्रीज हैं, अजरबैजान एंड आर्मेनिया के बीच में, राइट। सो ये हमें पता होना चाहिए, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, किन दो देशों के बीच में अभी रिसेंटली वॉर चल रहा है? अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में अभी रिसेंटली वॉर चल रहा है, ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, राइट। सो इस तरह के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है वो हमारे क्लियर होने चाहिए। और करंट अफेयर्स हमारी, अगर हम न्यूज देखते हैं डेली बेसिस पर, न्यूज सुनते हैं, तो ही हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन क्लियर हो सकते हैं,
राइट उसके लिए कोई स्पेसिफिकली अलग से बुक हमें रीड करने की जरूरत नहीं है या कोई अलग से वीडियोस। अगर हम डेली बेसिस पर सिर्फ 10 या 15 मिनट के लिए भी न्यूज़ बुलेटिन देखते हैं तो हमारे करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन क्लियर हो सकते हैं। राइट क्लियर? Yes, sir. राइट सो करंट अफेयर के लिए आपने न्यूज़ जो है डेली बेसिस पर देखनी है। ओके